बेस्ट एम्प्लॉई आपके ऑफिस में काम कर रहा है, हर डेडलाइन को पूरा कर रहा है, इमोशनली वो काम में नहीं है, इमोशनली आपके काम से जा चुका है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? देखिए, जो आपके ऑफिस का अच्छा एम्प्लॉई होता है ना, वो रेजिग्नेशन बहुत बाद में देता है, उससे पहले ही आपके ऑफिस से डिसएंगेज हो जाता है। आपको जो भी एम्प्लॉई आपके ऑफिस में नाराज़ होता है, अपनी नाराज़गी जाहिर करता है और लाउडली बोलता है, वो तो दिखता है। लेकिन जो एम्प्लॉई क्वाइट हो जाता है और कोई भी कंप्लेंट करनी बंद कर देता है, वो नहीं दिखता। उसके बारे में आप सोचते हो कि ये एम्प्लॉई मेरे ऑफिस में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ रेगुलर हो रहा है, कोई इशू ही नहीं है। नहीं समझ आया? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। संदीप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पिछले 7 साल से ऑपरेशन मैनेजर था। वो कहने को ऑपरेशन मैनेजर था, लेकिन वो एक प्रॉपर ट्रबल शूटर था। जो भी बिजनेस में क्राइसिस आ रहा था, वो संदीप के पास आता था और उसके पास हर क्राइसिस का सोल्यूशन होता था। और बहुत से क्राइसिस तो वो पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता था और क्राइसिस को आने से पहले ही ठीक कर देता था। टाइम पे स्टॉक डिस्पैच नहीं हुआ, संदीप को कॉल करो। कस्टमर कंप्लेंट है, संदीप देखेगा। कोई टीम में नया पर्सन आया है, उसको ट्रेन करना है, संदीप देखेगा। प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो रहा, संदीप देखेगा। एक बार क्या हुआ कि ना, एक कोई बल्क में ऑर्डर मिला उस डिस्ट्रीब्यूशन फर्म को, तो बहुत बड़ा ऑर्डर था और अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं मिलना था तो क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल करने के साथ पेनल्टी भी लगा देनी थी। तो जिस दिन ऑर्डर मिलना था, डिस्पैच होना था, उस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास ना ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं दे सकता। तो मार्केट में पता किया, कहीं से गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो संदीप ने पूरा एफर्ट किया, बहुत ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया, पर उस दिन बाई चांस उसको कहीं से गाड़ी नहीं मिली। तो उसने क्या किया कि एक गाड़ी की जगह 2 छोटी गाड़ियाँ मंगाई और वो स्टॉक 2 गाड़ियों में लोड किया, पेपर चेंज किए। फिर जब वो लोड करने लगा स्टॉक को, तो लोडिंग टीम तो चली गई थी ऑफिस से, छुट्टी का टाइम हो चुका था। तो लोडिंग टीम को दोबारा घर से बुलाया, लोडिंग टीम आई, रात को 1:30 बजे तक स्टॉक लोड हुआ और डिस्पैच किया। तो क्लाइंट को अगले दिन मॉर्निंग स्टॉक टाइम पे मिल गया। उसके बाद जब रिव्यू मीटिंग हुई तो ओनर ने अपने सेल्स हेड की पीठ थपथपाई और बोला कि आपके एफर्ट की वजह से इतना बढ़िया हमें क्लाइंट मिला और क्लाइंट की सर्विस अच्छी हुई, आपने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू। तो जीएम ने कान में ओनर को बोला, सर संदीप ने भी बहुत काम किया था, उसने डिस्पैच के लिए पूरा एफर्ट लगाया, उसकी वजह से ही स्टॉक डिस्पैच हो पाया था। तब ओनर ने अपने जीएम को रिप्लाई किया, ये तो उसकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी तो उसने करनी ही थी, ये तो उसका काम था। संदीप ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। पर ये बात उसको अंदर तक हर्ट कर गई कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया, ओनरशिप लेके काम किया, लेकिन किसी ने मुझे उसके लिए रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और सब ने इसको मेरा ड्यूटी ही समझ ली। उस दिन के बाद ना उसने अपने दिमाग में कैलकुलेशन बदल ली, उसने एक्स्ट्रा ओनरशिप लेनी बंद कर दी। अब वो सिर्फ जो अपनी ड्यूटी थी वही पूरी करता था। उसने रात को लेट तक बैठना बंद कर दिया, कंपनी में इम्प्रूवमेंट के लिए नए आइडियाज़ को लेना बंद कर दिया, अपने ओनर के किसी भी गलत डिसीजन को या जो उसको नहीं अच्छा लगता था उसको चैलेंज करना बंद कर दिया, जूनियर एम्प्लॉइज़ को गलती होने पे ट्रेन करना बंद कर दिया और बोलने लग गया कि अपने सीनियर को रेफ़र कर दो। तो इन शॉर्ट उसने ना हर प्रॉब्लम को देखना ही बंद कर दिया पहले से, जो एंटिसिपेट कर रहा था। और कोई भी काम होता था तो वो पहले बोलता था कि आप बताइए। पहले वो कहता था, इससे पहले कहता था कि मैं देखता हूँ, लगभग मैं देखता से आप बताइए पे आ गया। तो यहाँ पर ना एम्प्लॉई लेज़ी नहीं हुआ, वो प्रोफेशनल हो गया। वो सारा काम कर रहा था जो भी उसको ड्यूटी दी जा रही थी, बस एक्स्ट्रा एफर्ट ही बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने केयर करना बंद कर दिया था। वो ऑर्गेनाइजेशन की काम की केयर के लिए केयर नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि जो सैलरी होती है, जो एम्प्लॉई को सैलरी देते हैं, उस सैलरी के कारण वो ड्यूटी देता है, लेकिन काम की ओनरशिप नहीं लेता। वो काम की ओनरशिप तब लेता है जब वो इमोशनली कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो उसके साथ हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे KPIs बना के देते हैं। ये तो हो गया उसके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके साथ ही ना एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ। जब उसको हायर करते हैं तब नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है जब उसको हम रिकॉग्निशन देते हैं और उसको अपने एफर्ट का पूरा रिवॉर्ड मिलता है। तो जो लॉयल्टी होती है ना एम्प्लॉय की, वो सिर्फ सैलरी या बोनस से नहीं मिलती, वो उसके हर एफर्ट को विद फेयरनेस से रिकॉग्नाइज करने पे और उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उसको ट्रस्ट करने पे, विजिबिलिटी देने पे मिलती है।
और जब उसे विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन नहीं मिलती तो उसकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है और उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट टूट जाता है और उसका ब्रेन साइलेंटली कैलकुलेट करता है कि मैं कितना दे रहा हूँ, मुझे कितना मिल रहा है। यहाँ पर मैं अगेन कह रहा हूँ, बात सिर्फ सैलरी या बोनस की नहीं होती। रिस्पेक्ट, क्रेडिट, ट्रस्ट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी जो मिलती है और जो उसको अथॉरिटी मिलती है और पूरा फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, इन सबको मिला के वो समझता है क्या मिल रहा है उसको, क्या नहीं मिल रहा। हम इंडियन बिजनेसमैन ना बड़े ही प्राउड से कहते हैं कि हम कंपनी नहीं है, फैमिली है, और हम सब यहाँ पे फैमिली की तरह काम करते हैं। तो हम एम्प्लॉई से फैमिली की तरह काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब उसे उसके काम का क्रेडिट देना होता है या उसको रिकॉग्निशन देनी होती है तब उसको फैमिली नहीं समझते, तब उसको एक एम्प्लॉई ही समझते हैं और उसको एक जेनरिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। अच्छा काम करने पर जेनरिकली गुड जॉब बोलना नहीं काम करता। आपको स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन बतानी पड़ेगी स्टाफ को और उसको विजिबिलिटी देनी पड़ेगी पूरी टीम के सामने कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन दी और क्या उसका फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स, जब भी कोई एम्प्लॉई इमोशनली डिसएंगेज होता है उसके 5 वार्निंग साइन हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इन साइंस के बारे में आपने ध्यान रखना है। पहला साइन है कि वो आपका स्टाफ ना आइडियाज़ देने बंद कर देता है। जो बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट के लिए उसके दिमाग में कोई ना कोई नया आइडिया आता है या कुछ सोच आती है कि यहाँ पर हम बिज़नेस इंप्रूव कर सकते हैं, बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं या कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, वो सब वो देना बंद कर देता है और सिर्फ जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको फॉलो करता है, तो वो एक येस मैन बन जाता है। साइन 2, अगेन येस मैन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पहले पॉइंट में तो उसने आइडिया देने बंद किए थे। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि जब हमारी मीटिंग होती है या फिर ओनर या सीनियर डिसीजन लेते हैं तो एम्प्लॉई आपके डिसीजन को चैलेंज करना बंद कर देता है। उसको पता होता है कि ये मेरा बॉस या ओनर ये काम गलत कर रहा है, इसका कोई ना कोई नुकसान या साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा, पर वो कहता है मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे जो बोला जाएगा वो मैं करूँगा, और आपकी हर बात को यस सर कह के मान लेता है। और हम सोचते हैं तो डिसिप्लिन हो गया है, तो अच्छा है, ये हमारी बात मान रहा है। साइन 3, वो दूसरों की मदद करना बंद कर देता है। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना, बढ़िया तब चलती है जब एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई से बात करता है, उसके काम में हेल्प करता है, तब आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और केओस या क्राइसिस आने से पहले ख़त्म हो जाता है। पर जब एम्प्लॉई एक दूसरे की मदद करना बंद देता है और सिर्फ अपना काम करता रहता है, तो हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, बिकॉज हर बंदा अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है और दूसरे एम्प्लॉई की हेल्प नहीं कर रहा। तो ये हमारा 3rd साइन बनता है। अच्छा, 4th साइन है, पहले ना एम्प्लॉई कहता होता है कि हमारी पेमेंट लेट है या हमने नए क्लाइंट बनाए, हमने इतनी ग्रोथ करी, लेकिन जब वो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है वो कहता है कि आपने इतनी ग्रोथ कर ली, आपके बिजनेस में इतने नए क्लाइंट बन गए, या आपके पास नई टीम ने ज्वाइन करा है। जब वो हमसे आप में आ जाता है ना, तब रिस्पेक्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन इमोशनल एम्प्लॉई डिस्कनेक्ट हो जाता है। साइन 5, ये सबसे क्रिटिकल साइन है। एम्प्लॉई ना कंप्लेंट ही करनी बंद कर देता है, जैसे कि उसको रेगुलेशन नहीं मिली, वो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, उसे कोई आपकी बात अच्छी नहीं लगी, वो कंप्लेंट नहीं करेगा, आपने किसी जूनियर स्टाफ को गलत बोल दिया, उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। पर असल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसने कंप्लेंट करना नहीं बंद किया, उसने होप करनी ही बंद कर दी है। अब उसे कोई होप नहीं है कि हम अच्छा काम करेंगे या सबको फेयर ट्रीटमेंट देंगे, तो वो किसी बात की कंप्लेंट नहीं करता, वो इमोशनली विड्रॉ होकर क्वाइट हो जाता है। सेम मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ कि हैप्पी और प्रोफेशनल बिहेवियर के पीछे और क्वाइटनेस के पीछे कोई ना कोई डिसएंगेजमेंट होती है, और जो एम्प्लॉय लाउड होता है और लाउडली बात करता है वो आपकी कंपनी और टीम को अपना समझता है, ओनरशिप लेता है, इसीलिए बात कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा अच्छा एम्प्लॉय जाता है ना कंपनी को छोड़ के, तो वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं जाता, उसके पास हमारी पूरी प्रोसेस की नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है, वो भी साथ में जाता है। फिर उसके पास कस्टमर्स की हिस्ट्री होती है, वेंडर्स के रिलेशन होते हैं, और ये सब जाता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं जा रहा, बल्कि उसके साथ ना पूरी टीम का ट्रस्ट भी जा रहा होता है, क्योंकि आपको दिखे ना दिखे बाकी टीम को दिख रहा होता है कि वो एम्प्लॉई आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसके जाने पे टीम लेसन सीखती है कि यहाँ पर मेहनत और एफर्ट से ज़्यादा विजिबिलिटी ज़रूरी है। तो फिर उस विजिबिलिटी के लिए आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स, चापलूसी शुरू हो जाती है और एक्स्ट्रा एफर्ट या काम लेने वाले एम्प्लॉई नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, आपको क्या देखना है? आपको अपने ऑफिस में स्टाफ के जो काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, उसके साथ साथ उसका बिहेवियर भी देखना है कि उसने कहाँ पर अपने आप को विड्रॉ कर लिया है,
कहाँ पर स्टाफ एक्स्ट्रा पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा। उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन और रिजल्ट देखना है कि कौन सा स्टाफ क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिजल्ट के लिए, और किसके कंट्रीब्यूशन से रिजल्ट आया, और कहाँ पर क्राइसिस दूर हुआ, और कहाँ पर ऐसा हो कि क्राइसिस आ सकता था लेकिन नहीं आया मेरे स्टाफ की कौन सी कंट्रीब्यूशन के साथ। इस कंट्रीब्यूशन को मैपिंग कीजिए। जब ये आप दोनों काम कर लेंगे ना, और आपको लगता है कि कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो आपने जज नहीं करना, आपने स्टाफ से बात करनी है। बात 1 to 1 करनी है कि मैंने कुछ आप में चेंज नोटिस किया ऑर्गेनाइजेशन में। आप उसको ब्लेम नहीं करोगे, डिफेंसिव नहीं होगे, क्योंकि जब आप डिफेंसिव हो जाओगे वो आपसे ढंग से बात नहीं कर पाएगा। उससे पूछना कि मेरे से क्या गलती हो गई है, कंपनी से क्या गलती हो गई है जो हमने कहाँ पे रिवार्ड रिकॉग्नाइज नहीं किया, हम कैसे सुधार सकते हैं। जब आप ये बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे टूटी। स्टाफ आपको बताएगा उसको ग्रोथ चाहिए थी, अथॉरिटी चाहिए थी, ट्रस्ट चाहिए था, फेयरनेस रिस्पेक्ट चाहिए थी, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए था। कौन सा प्रॉमिस था जो कि रिटर्न था या अनरिटर्न था जो टूटा। तो ये सब करने के बाद आपने उसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन कैसे करनी है? अगर जो आपने मिस्टेक करी थी वो पब्लिकली करी थी तो करेक्शन भी पब्लिकली करनी पड़ेगी ना। जहाँ पर आपको उसको पब्लिकली रिकॉग्नाइज करना चाहिए था आपको पब्लिकली करना पड़ेगा। और जो प्रेज़ है ना वो जेनरिक नहीं होती कि टीम ने अच्छा काम किया या फिर संदीप ने अच्छा काम किया, नहीं। उसका अथॉरिटी क्या उसने काम किया, क्या सपोर्ट दी, उसके साथ अलाइन करके ही उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, प्रेज़ देनी है। और साथ में एक रिकॉग्निशन के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। खाली तालियां मारने से रिकॉग्निशन नहीं होती। आज की डेट में टीम को पता है कि क्लैपिंग एक एम्प्टी प्रॉमिस या एम्प्टी रिकॉग्निशन है। तो आपको क्या करना है कि टीम के साथ आपने वीकली कंट्रीब्यूशन रिव्यू करना है कि किसने क्या काम किया, उसकी कंट्रीब्यूशन को रिव्यू करके रिकॉग्निशन देनी है। मंथली टीम के साथ 1 to 1 करें, हर की मेंबर के साथ। आप पूरी टीम के साथ नहीं कर सकते, जो आपके की मेंबर है उनसे 1 to 1 करें, और आपके फिर की मेंबर अपनी अपनी टीम के की मेंबर से मंथली 1 to 1 करें, और उसके मिनट्स लिखें मीटिंग के, और देखें क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती। और हर बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट की मैपिंग करें, किसने क्या कंट्रीब्यूशन करी। फिर आप जब क्वार्टरली ग्रोथ डिस्कशन करें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए हमसे, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है टीम से, ये भी बताएं। तो यहाँ पर आपने हर पर्सन के स्पेसिफिक एक्शंस के साथ उन्होंने क्या बिजनेस इम्पैक्ट किया उनको मिला के आपने प्रेज करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पर संदीप के बारे में हम कह सकते हैं कि अगली मीटिंग में अगर ओनर संदीप के बारे में ये प्रेज कर दे कि संदीप ने ट्रांसपोर्ट का अल्टरनेट अरेंजमेंट करवा दिया, उसके कारण उसने कस्टमर का कमिटमेंट पूरा हो गया और इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल होने से बच गया और हमारी रेपुटेशन बच गई, थैंक्स संदीप फॉर दिस, तो संदीप खुश हो जाता। लेकिन ये नहीं हुआ तो संदीप दुखी रहा। फ्रेंड्स, तो होता क्या है, जो हमारा स्टाफ ना कोई रेजिग्नेशन देता है ना, वो हमारा कंपटीटर होता है या मार्केट में जो कंपनी, उसने स्टाफ को नहीं छीना होता। स्टाफ तो बहुत पहले ही हमारे वहाँ से इमोशनली विड्रॉ कर गया होता है। अब वो इमोशनली विड्रॉ करने के बाद हमारे वहाँ सिर्फ काम कर रहा होता है और हमारा रिलेशनशिप टूट चुका होता है। जो नई कंपनी का जो भी उसको ऑफर मिलता है ना, वो उस ऑफर से एग्जिट नहीं होता, वो बहुत पहले एग्जिट हो चुका होता है। और नया ऑफर तो एक सिर्फ ट्रिगर होता है जो कि उसको हमारे यहाँ से बाहर लेके जा सकता है। तो आपको देखना है फ्रेंड्स कि आपके बिजनेस में कौन सा एम्प्लॉय है जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे रहा था, जो आइडिया देता था, और जिसने कंप्लेंट करना बंद कर दिया है या जिसको किसी प्रोजेक्ट में क्रेडिट नहीं मिला। कौन हमसे आप पर आ गया है और किस एम्प्लॉय को हम ग्रांटेड ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लिख सकते हो तो कमेंट में अपने उस एम्प्लॉय का नाम लिखिए, और अगर नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, कल परसों जब भी उस एम्प्लॉय के पास जाओ अपने ऑफिस में, बात करो, जिस तरह हमने बोला है उसे क्वेश्चन पूछो, आपको उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कोई ना कोई मिरर देखने को मिलेगा। जो बेस्ट एम्प्लॉय है ना फ्रेंड्स, मैं अगेन कह रहा हूँ, वो लाउड नहीं होते, वो क्वाइटर हो जाते हैं और कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं का मतलब ये नहीं है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है कि उसको बहुत प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है, वो प्रॉब्लम आपकी बन चुकी है। तो रिकॉग्निशन जो आप देते हो ना स्टाफ को, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। सैलरी जो आप दे रहे हो वो उसको काम करने की कॉस्ट है, और रिकॉग्निशन जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट है। तो आपको देखना है कि आप अपने काम का कौन सा हिस्सा नहीं देख रहे अपने स्टाफ का। फ्रेंड, दोबारा जाते हैं संदीप के पास। तो हुआ क्या, फिर ना 2 महीने बाद संदीप को किसी और कंपनी से कॉल आया, थोड़ी सी सैलरी एक्स्ट्रा थी। तो
अगर यही चीज़ 1 साल पहले हुई होती ना तो संदीप ऐसे ऑफर की तरफ देखता भी नहीं। पर अब संदीप इंटरव्यू के लिए गया उस कंपनी में, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करी और अच्छे इंक्रीमेंट पे जाके उसने नोटिस दे दिया। जब उसने रेजिग्नेशन का नोटिस दिया अपनी कंपनी में, ओनर ने उसको बुला के पूछा, क्या हो गया संदीप, क्यों जा रहे हो? तो संदीप ने कहा, सर अब ना मुझे चेंज चाहिए था और थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए थी। तो संदीप जॉब छोड़ के चला गया और बॉस को लगा कि संदीप तो सैलरी के चक्कर में गया है। तो अल्टीमेटली बॉस ने क्या सोचा कि यार अच्छे एम्प्लॉई ना रुकते नहीं, मैं जितना मर्जी कर लूँ, थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिले तो एम्प्लॉई छोड़ के चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सोचते हैं कि थोड़ी सी सैलरी के लिए उनको अच्छे एम्प्लॉई छोड़ के चले जाते हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनको अच्छे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ सीए अरुण गर्ग। मैं इंडिया का लीडिंग एग्जीक्यूशन एंड सिस्टम एक्सपर्ट हूँ और द एग्जीक्यूशन गैप बुक का ऑथर हूँ और closetheGap.in का फाउंडर हूँ। आपको हम अपने चैनल में ऐसे ही कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।